जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर 2024 में एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का ये पेपर 2 है। तो पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है सर आपका शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये पेपर 2 है दोस्तों। जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी आपका पेपर का नाम यही है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड EDU 202 है, दूसरे पेपर का। ठीक है, याद रखेंगे। एजुकेशन में जो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, वो उसका पेपर कोड EDU 202 है, सेकेंड पेपर का। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसमें क्लास 1 है, यूनिट 1 है। EDU 202 में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQS क्वेश्चंस हैं विथ नोट्स के साथ। याद रखेंगे दोस्तों, नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स को छोड़िएगा मत, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि नोट्स से आपके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है, भारत की खोज पुस्तक की रचना की। तो भारत की खोज पुस्तक की जो रचना की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पुस्तक में क्या ऐसी खासियत है, और इस पुस्तक के बारे में हम लोग जानेंगे नोट्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज किताब लिखी। ठीक है, अंग्रेजी में इस किताब का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है, भारत की खोज ना दे करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी देता है। ठीक है, मैंने दोनों आपका बता दिया है। उम्मीद है अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा, मैं उत्तर गलत होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो यह मैंने दोनों लिख दिया, दोनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेहरू जी ने इसे 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदानगर की जेल में लिखा था। ठीक है, पूछेगा आपके एग्जाम में कि इस किताब को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ लिखा था। तो इसे उन्होंने जेल में लिखा था। कब लिखा था भैया? तो 1944 में। ठीक है, इस किताब को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस भाषा में लिखा था। तो अंग्रेजी भाषा में लिखा था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसे हिंदी और कई भाषाओं में इसे अनुवाद किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। इस किताब पर आधारित निर्देशक श्याम बेनेगल ने दूरदर्शन पर धारावाहिक भी बनाया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तैयारी करते हैं दोस्तों, तो भी ये क्लास बहुत ही नॉलेजेबल है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें पूछा है, जलियांवाला बाग पंजाब के किस शहर में स्थित है। ठीक है, बाग नहीं है, बाग है। ठीक है, बाग, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, और उसका पूरा नाम पूछता है जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो नोट्स में मैंने उन सभी को कवर किया है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था। ठीक है, याद रखेंगे। इसका पूरा नाम क्या है जनरल डायर का? तो याद रखिएगा, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक है, ब्रिगेडियर पहले लिखा है। ठीक है, सॉरी, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, लद्दाख के लोग किस चीज़ का व्यापार करते हैं? तो उनका व्यापार करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है, ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का जो त्यौहार है दोस्तों वह केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ओणम के बारे में कुछ नोट्स यहाँ मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ओणम का त्यौहार राजा महाबली और वामन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है ओणम का त्यौहार किसकी याद में मनाया जाता है? तो महाबली और वामन की याद में। ठीक है, और दोस्तों ये बार बार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ।
देखिए क्वेश्चन है ना, ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता है। इसी तरह से पूछता है ओणम का त्यौहार जो है वो किसकी याद में मनाया जाएगा, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, उम्मीद है आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। राजा महाबली और वामन, इनको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका दिया है, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, तो वास्को डी गामा आप सभी लोग जानते हैं पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। नोट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। कई नोट्स कई पॉइंट ऐसे इसमें दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है। चलिए, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। उसका जन्म 1460 में साइल पुर्तगाल में हुआ था, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछता है कि जो वास्को डी गामा था उसका जन्म कब हुआ था, तो 1460 में हुआ था, ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था, इतना हो गया, ठीक है। देखिए उसका घर नोसा सेन्होरा दास सलास के गिरजाघर के पास था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण में स्थित केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था या फिर पहुंचे थे, दोनों बात एक ही है। और ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि वास्को डी गामा पहली बार भारत में कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट में पहुंचा था, ठीक है। और ये भी पूछता है कि वास्को डी गामा अपने देश से कब चला था, किस सन में, तो याद रखिएगा 9 जुलाई 1497 को लिस्बन से रवाना हुए थे और 9 महीने बाद कालीकट तट पर पहुंचे थे, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि वास्को डी गामा जो थे अपने देश से वह कब चले थे, तो 9 जुलाई 1497, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है, केरल किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया जो केरल है वो आपका मसाले के लिए उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो केरल ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, छठे का। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें दिया है, 7वां प्रश्न है, उद्योगपतियों का एक समूह जो एक साथ बाजार पर एकाधिकार या पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है कहलाता है, तो कार्टेल कहलाता है, ठीक है। क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कार्टेल क्या होता है दोस्तों, उद्योगपतियों का एक समूह होता है, ठीक है, जो एक साथ बाजार पर एकाधिकार या पूर्ण नियंत्रण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, तो कार्टेल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है, एक प्रक्रिया तब होती है जब जाति में होने वाले परिवर्तन इसे पारंपरिक वर्णनात्मक परिभाषा से परे ले जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता के कारण, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा है दोस्तों, किसने माना है कि अधिकार के विभेदक वितरण से वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष होता है, यह किसने माना भैया, तो डैरेनडॉर्फ ने माना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, किसने देखा है कि जब एक प्रणाली ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए बंद हो जाती है तो यह एक जाति बन जाती है, तो किसने देखा, मार्क्स ने, डैरेनडॉर्फ ने, श्रीनिवास ने या फिर हिलर ने। तो आपके दोस्तों जो हिलर थे इन्होंने देखा या फिर कहा, ठीक है, जब एक वर्ग प्रणाली ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के लिए बंद हो जाती है तो यह एक जाति बन जाती है, किसने कहा, हिलर ने, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न को कई तरह से पूछेगा और मैंने कई तरह से आपको बता दिया, उम्मीद है आपको कि यह प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा है आपका, किसने सामाजिक सिद्धांत में अलगाव की अवधारणा को पेश करने वाला पहला व्यक्ति था, क्या पूछा है, किसने सामाजिक सिद्धांत में अलगाव की अवधारणा को पेश करने वाला पहला व्यक्ति था, तो यह दोस्तों जो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे वह क्या है, सामाजिक सिद्धांत में अलगाव की अवधारणा पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स क्या थे, तो समाज सिद्धांत में अलगाव की अवधारणा को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 12 है, लद्दाख को कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है, लद्दाख क्षेत्र का धरातल भरा रहता है, तो लद्दाख है दोस्तों पहाड़ों का इलाका, तो वो बर्फ से हमेशा भरा रहता है, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा है, क्रिसमस किस धर्म के लोगों का त्यौहार है, तो यह ईसाई धर्म के लोगों का त्यौहार है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा त्यौहार है दोस्तों, इसे हर धर्म, मुस्लिम को छोड़ करके हिंदू भी इसे मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, चलिए इसमें नोट्स को देखते हैं दोस्तों। आपका नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दिया है, संविधान के अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी देश की राजभाषा और देवनागरी लिपि होगी। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ प्रश्न कैसे पूछेगा। तो प्रश्न पूछता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। साल 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, याद रखेंगे। कब दिया गया भैया, किस सन में? तो 1950 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16 पूछा है, सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या होता है? तो जाति व्यवस्था होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है, समीर 1 और समीर 2 में कौन सी असमानता थी? अब आपके दिमाग में आएगा कि ये समीर कौन है और समीर 2 कौन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं इसे बता देता हूँ। देखिए समीर 1 और समीर 2 जो हैं, इसमें धर्म की असमानता थी। किसकी? तो धर्म की असमानता ही। तो इसमें दोस्तों आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए अब आपको बता देते हैं ये समीर कौन है। तो ध्यान रखेंगे, देखिए नोट्स में यहाँ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि समीर 1 और समीर 2 में कई तरह की असमानताएं थीं। धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग थी। समीर 1 हिंदू था जबकि समीर 2 मुसलमान था। ठीक है, समीर को अंग्रेजी अच्छी आती थी जबकि समीर 2 को हिंदी बोलना आता था। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, वह अखबार बेचता था। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि समीर 1 कौन है और समीर 2 कौन है। ठीक है, तो इसे आगे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। प्रश्न नंबर 18 इसमें दिया है, डोंगरी भाषा भारत के सिख राज्य, इसमें बोला है सॉरी यहाँ देखिए, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य में? ठीक है, सॉरी टाइपिंग में गलती हो जाती है। डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो यह जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डोंगरी भाषा के बारे में आपको कुछ बताते हैं। देखिए डोंगरी भाषा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में बोली जाती है, ये तो याद हो गया सर। ठीक है, तो दूसरा देखिए, साल 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, पूछता है दोस्तों कि डोंगरी भाषा को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 2003 में। ठीक है, किस संविधान की सूची में जोड़ा गया है? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 आपका इसमें दिया है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? तो नेपाली, सिंधी और कश्मीरी ये तीनों है, अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों नेपाली, सिंधी और कश्मीरी इन तीनों भाषाओं के बारे में हम आपको काफ़ी अच्छे से बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नोट्स को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के मुताबिक 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है सर, इतना याद हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए, 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था भैया? तो याद रखेंगे 1967 के 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है सर, ये भी याद हो गया। तो अगला देखिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी याद हो गया, तो कोई बात नहीं। चलिए अगला देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको इस नोट्स से काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें से पूछे भी जाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे।
चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है, किसने कहा संपत्ति चोरी है? किसने कहा भैया कि संपत्ति चोरी है? तो यह प्राउड हॉर्न ने कहा था कि संपत्ति चोरी है। तो ये प्राउड हॉर्न कौन है भैया? तो चलिए इनके बारे में बताते हैं, ये कौन है। देखिए, संपत्ति चोरी है नारा फ्रांसीसी अराजकतावादी पियरे जोसेफ प्राउडान ने दिया था। ठीक है, देखिए वहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है, प्राउडान कहिए चाहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं फिर से आपको दिखा दे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राउड होन, ठीक है, या फिर प्राउड डान, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में दे सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, ये आपके किताब में लिखा है और ये आपके गूगल पे लिखा है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने दोनों बता दिया है, उम्मीद है अब आपका उत्तर गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों प्राउडान का? तो प्राउडान का पूरा नाम है पियरे जोसेफ प्राउडान। ठीक है भैया, तो चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका क्या है। यह नारा उन्होंने अपनी 1840 में आई किताब वाइट इज प्रॉपर्टी में दिया था। अब यहाँ दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दो उत्तर। ठीक है, जो पियरे जोसेफ प्राउडान थे, इनकी कौन सी पुस्तक है भैया? तो इनकी पुस्तक है वाइट इज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वाइट इज प्रॉपर्टी कब लिखी गई थी? तो 1840 में लिखी गई थी। ठीक है भैया, तो लगे हाथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए भारत में 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 300A के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, जिन्होंने समाजवाद के एक रूप की वकालत की, इनमें से कौन है दोस्तों जिन्होंने समाजवाद के रूप की वकालत की है? तो इमाइल दुर्खीम जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा, समाजवाद की वकालत कई लोग किए थे, तो इसमें तो दिया नहीं है, दुर्खीम दिया है, तो दुर्खीम मैंने बता दी। चलिए ठीक है सर, याद हो गया दुर्खीम। और बता दीजिए, तो देखिए मैंने और लोगों को यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिए। देखिए समाजवाद के कुछ रूपों की वकालत करने वाले शामिल हैं, तो देख लीजिए कौन कौन है, मैं बता देता हूँ, बाकी आप नोट्स ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए हेनरी डी सेंट साइमन थे, मार्क्स और एंगल्स थे, और महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। शेयर ज़रूर करिएगा, कम से कम एक लोगों को ज़रूर शेयर करिए व्हाट्सएप पर, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि वो भी इस क्लास को देख सके और अच्छी नॉलेज पा सकें। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे साथ अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।